नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभ्युदय क्लासेस में। हमारी पॉलिटी की आज पहली क्लास है और ओरिएंटेशन क्लास में हमने चर्चा कर ली थी किस प्रकार से कोर्स हमें आगे लेके चलना है। वो सारी बातें हो गई थी। देखिए, ये जो अपना ईओआरओ का बैच है, जो ईओआरओ अधिकारी बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ा सटीक और सही बैच है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पॉलिटी में जो अपने पॉलिटी का पहला टॉपिक है वहीं से स्टार्ट करेंगे। सिलेबस का संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से स्टार्ट करेंगे। और देखो, आ, ये जो पॉलिटी में पढ़ाऊंगा, मेरा जो तरीका है कि भैया इन डेप्थ में जाकर पढ़ाऊंगा, उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। क्योंकि समझो आप इस बात को कि हमारा जो पेपर सेटर है आरपीएससी का, मैं हर बार आपसे कहता हूं कि भैया वो जो पेपर सेट करता है उसके एक बार पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखना। अपनी ऑर्गेनाइजर बुक यदि आपके पास नहीं है तो मंगवा लेना, और उसमें पॉलिटी के पिछले साल के प्रश्न जो टॉपिक वाइज अपन ने बांटे उनको एक बार देखो तो सही, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। अभी सेकंड ग्रेड में उसने एक क्वेश्चन पूछा था, संविधान सभा में से ही पूछा था। मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस राजस्थान में जिसने भी पॉलिटी पढ़ाई है ना, जाके आप संविधान सभा उनका पढ़ाया हुआ एक बार नोट्स उठा के देख लो। मतलब एग्जामिनर ने जो समिति है उस समिति के अंदर जो सदस्य हैं उससे क्वेश्चन पूछा है। तो हमें उस एक्सटेंट तक एक बार तो जाना ही पड़ेगा। शुरू में देखो फिलोसफिकल वे, जिस भी हम यूँ कहते हैं कि राज्य व्यवस्था का जो लॉ वाला एस्पेक्ट है उसको हम आराम से समझेंगे, उसकी हिस्ट्री समझेंगे, उसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझेंगे। उसके बाद जब वो हम समझ जाएंगे, हमारा नींव उस टॉपिक की मजबूत हो जाएगी, उसके बाद हम फैक्ट बेसिस पे खेलना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज का अपना स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखो इसको शब्दों को पकड़ो आप। संविधान सभा, घर में हम सभा करते हैं कि भैया आओ सब बैठो, एक सभा करनी पड़ेगी, क्या कुछ निर्णय लेना है। इसी तरीके से संविधान के लिए जब आप कोई सभा करते हो तो उसी को क्या कहते हैं, संविधान सभा। यहाँ पर इस सभा में क्या तय करेंगे, संविधान को गढ़ेंगे, संविधान को पहचानेंगे। इसलिए भैया क्या किया, ये संविधान सभा बनाएगी। और यही हमारे सिलेबस में पहला दे रखा है कि संविधान बनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को ही हम एक तरीके से संविधान सभा कहते हैं। यदि मैं आपसे थ्योरेटिकल वे में बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि जनरली आमतौर पर कोई भी अगर सॉवरेन कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर संविधान के निर्माण का कार्य कौन करता है, एक जनप्रतिनिधि संस्था के द्वारा किया जाता है। देखो शब्दों पे जोर देना है ना, जन प्रतिनिधि संस्था के द्वारा किया जाता है। देखो, जनप्रतिनिधि कैसी संस्था है ये, जिसमें जनता के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, ऐसी संस्था के द्वारा क्या किया जाता है। सामान्यतः हम देखते हैं ऐसी कोई भी देश जो सॉवरिन हो, सॉवरिन मतलब प्रभुत्व संपन्न हो, डेमोक्रेटिक हो मतलब लोकतांत्रिक हो, सॉवरिन हो, डेमोक्रेटिक हो, प्रभुत्व संपन्न हो या फिर लोकतांत्रिक देश हो, वहां पर हम यही देखते हैं कि भैया चूंकि ये दो विशेषताएं आपको उस देश की देखने को मिलती है, प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक व्यवस्था, वहां पर जो भी संविधान बनता है वो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही तय करके उसको फाइनलाइज करते हैं। और वहां पर ये करते भी यही है, जो जनप्रति बैठते हैं संविधान के विभिन्न पक्षों, उसके उद्देश्यों, उसके प्रोविजनों, इनके बारे में विचार करते हैं और संविधान बन जाने के बाद उसको अडॉप्ट करते हैं। एक शब्द आता है अडॉप्ट। अडॉप्ट मतलब अंगीकार कर लिया। देखो इसको शब्द, इस शब्द की ना थोड़ी सी महत्वता समझना। अंगीकार, जैसे हमारा मेरा ये अंग है, हाथ है, ये हाथ मेरे से जुड़ा हुआ है, तो ये इस तरीके से मेरे से जुड़ा हुआ है कि मैंने इसको अंग को ही अपने में मिला लिया। तो ये कहता भी है कि हमने अडॉप्ट किया है, अंगीकार किया है। क्या अडॉप्ट भी करता है। क्लियर है बात आपको, कि चर्चा करते हैं भैया संविधान के विभिन्न पक्षों पर, उद्देश्यों पर, उसके विभिन्न प्रावधानों आदि पर विचार करते हैं। और संविधान जब बन जाता है तो उसे क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अडॉप्ट भी करते हैं। इस प्रकार की संस्था को ही आप क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं। तो संविधान सभा वर्ड आपको क्लियर हो गया। कोई भी आपसे पूछे साहब संविधान सभा क्या है, तो बेसिकली एक सभा है जहां पर कौन बैठ रहे हैं, वहां पर जनप्रतिनिधि संस्था द्वारा बैठे हुए लोग ही बैठ रहे हैं। क्लियर। और वो क्या करते हैं,
जो विभिन्न संविधान के पक्ष हैं, उनके उद्देश्य हैं, उनके प्रावधानों पर विचार करते हैं, और जब संविधान बन जाता है तो उसे अंगीकार भी करते हैं। और इस प्रकार की जो भी संस्था इस प्रकार का कार्य करती है उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान सभा कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। इसी तरीके से हमारे भारत के संविधान बनाने के लिए भी एक सभा का गठन किया गया था, और ऐसी संस्था का हमने निर्वाचन जुलाई अगस्त 1946 में किया। कब किया? अब देखो मैंने क्या बोला, निर्वाचन बोला, क्या बोला मैंने, एक निर्वाचन शब्द बोला कि हमने ऐसी संस्था का निर्वाचन किया संविधान बनाने के लिए। हमने ऐसी सभा का निर्वाचन किया, किस लिए किया? संविधान बनाने के लिए। और कब शुरू हुआ था दोस्तों? जुलाई अगस्त 1946 में स्टार्ट हुआ था। जुलाई अगस्त 1946 में हमने संविधान सभा बनाने के लिए, मतलब संविधान बनाने के लिए ऐसी सभा का निर्वाचन किया था। देखो निर्वाचन मैंने इसलिए कहा कि इससे पहले डेफिनेशन में हमने देखा था कि जनप्रतिनिधि संस्था, क्योंकि चुन के कौन जाएंगे? हमारे जनता के प्रतिनिधि ही सभा में जाएंगे, और सभा में जाने के बाद हमारे लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे। हाँ, हमारे अधिकारों के लिए, हमारी असेट के लिए, हमारे उत्तरदायित्व के लिए, हाँ, हमें क्या क्या ऐसे कार्य राष्ट्र के प्रति करने पड़ेंगे, राष्ट्र हमसे क्या अपेक्षाएं रखता है, और सभी बातों पर नियम कायदे कौन बनाएगा? ये हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि ही बनाएंगे। स्पष्ट है? चलो बहुत बढ़िया। देखो संविधान सभा की जब भी टॉपिक की बात आती है तो उसके एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में हमेशा बात होती है, जो आपको भी समझनी चाहिए कि भैया इसकी उत्पत्ति हुई कहाँ से हमारे देश में इसकी बात होनी स्टार्ट हुई। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार था, और चूंकि ब्रिटिशर्स का अधिकार था, तो वहां पर संविधान, संविधान सम मतलब ऐसा विधान जो मेरे लिए है, तो वहां के लोगों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। आपके घर के नियम कायदे आप ही बनाएंगे, बगल वाला पड़ोसी तो बनाएगा नहीं। अगर बगल वाला पड़ोसी सुबह 4 बजे उठ के कीर्तन करता है तो वो आपको थोड़ी बोल सकता है कि तुम भी उठ के करो, तो आपको तो आपके लिए विधान खुद ही को बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से उस राष्ट्र में रहने वाले जितने भी निवासी नागरिक थे उनके लिए भी जो विधान बनाना है, तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो हमें ही बनाना चाहिए। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? और देखो जब भी इस प्रकार का संविधान बनेगा तो ध्यान करो कि वहां पर उस देश में किस प्रकार की सरकार काम करती है, मतलब वहां पर लोगों को शासन करने की पद्धति कैसी है, ये सारी बातें उस पर डिपेंड करती है। जैसे कहीं पर ऑटोक्रेसी है तो संविधान वगैरह का कोई लेना देना ही नहीं है, आपका काहीं का अधिकार, मैं जो तय करूंगा वो करूंगा। जैसे चाइना में यदि बात करते हो तो चाइना में क्या है, फुल्ली ऑटोक्रेसी है, एक दल का वहां पर शासन चलता है। वहां पर न्यूज जो एजेंसी है वो भी उसी दल की है, वहां पर जो मीडिया के कम्युनिकेशन के सारे मीडियम है वो भी उसी दल के हैं, तो आपका तो उसमें अधिकारों को कोई लेना देना है ही नहीं। तो वहां पर संविधान की इतनी उपयोगिता रह नहीं जाती है। तो संविधान वहीं पर एप्लीकेबल अच्छे से होता है जहां पर सॉवरिन और डेमोक्रेटिक, ये दो प्रकार की विशेषताएं आपको देश की शासन पद्धति में देखने को मिलती है। क्लियर? तो हम क्या समझेंगे, अब हम एक बार है ना संविधान सभा की मांग कहां से उठी उसको बेसिकली हम समझने का प्रयास करेंगे। यहीं से हम हमारा टॉपिक को उठाना स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की मांग, ये आपके आरएस वगैरह आईएएस वगैरह सबको पूरा कर देगा जो अपन करा रहे हैं। डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो इसके क्रोनोलॉजी को आपको समझना ही पड़ेगा, उसमें से प्रश्न आते हैं। क्या? उसमें से प्रश्न आते हैं। और ये ध्यान रखो, अगर हम बात करूं मैं भारत में संविधान सभा की मांग की, डिमांड की, तो इसका जो ये संविधान सभा की मांग का विचार है, ये मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय आंदोलनों में विभिन्न समय समय पर संविधान सभा की मांग करते रहे, मतलब संविधान सभा की वे मांग करते रहे। ऐसी ही प्रथम अप्रत्यक्ष मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई 1895 में। कैसे की गई? अप्रत्यक्ष बोला मैंने, इनडायरेक्टली। जैसे उन्होंने क्या किया था, एक स्वराज विधेयक पेश किया था। उस स्वराज विधेयक के पीछे मर्म यही था कि भैया हम क्या बनाएंगे
संविधान सभा बनाएंगे और उसके माध्यम से हम हमारे लिए ही कुछ नियम कायदे कुछ विधान तय करेंगे। तो पहली बार ध्यान रखो, प्रथम अप्रत्यक्ष मांग, यदि इसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे पूछ ली जाए तो ध्यान रखना 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा संविधान सभा की अप्रत्यक्ष मांग की गई थी। और ये भी ध्यान रख लेना अप्रत्यक्ष मांग कैसे की गई थी। उन्होंने दोस्तों एक स्वराज्य विधेयक पेश किया था और उस स्वराज विधेयक का इनडायरेक्टली मर्म यही था कि हमें एक संविधान सभा का गठन करना है। क्लियर है। इसके बाद 1895 के बाद मैं आगे चलता हूं इतिहास में, तो उसके बाद 1919 का एक भारत शासन अधिनियम आया था। 1919 भारत शासन अधिनियम, भारत पर शासन करने के लिए भैया एक्ट बनाया गया था। क्या? भारत शासन अधिनियम। अभी जो भारत शासन अधिनियम था ना दोस्तों, ये जो इंडियन भारत शासन अधिनियम था 1919 वाला, इसकी प्रस्तावना में भारत का जो संविधान बनाने का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद को प्रदान किया गया था। और इसी कारण से हमारे यहाँ पर इसके इस प्रोविजन का खूब विरोध हुआ था। भारत के जितने भी राजनीतिक दल थे मेरे प्यारे बंधुओं, उन्होंने इसका खूब विरोध किया कि भैया तुम हमारे लिए बनाने हो और हमें ही तो बनाना है, तुम कौन होते हैं वहां बैठ के हमारे लिए विधान तय करने वाले? ये उत्तरदायित्व देना है तो भारत के लोगों को दो, हम में से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को दो, आपका इसमें क्या लेना देना। तो भारत शासन अधिनियम 1919 की जो प्रस्तावना थी उसमें ये प्रोविजन था कि भारत की संविधान बनाने की जो उत्तरदायित्व है वह किसको प्रोवाइड की जाएगी? ब्रिटिश संसद को प्रदान की जाएगी। संविधान बनाने का उत्तरदायित्व किसको मिलेगा भैया? ब्रिटिश संसद को मिलेगा। ये सारे आपके ना मेरे प्यारे दोस्तों सब आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन है, एक एक लाइन पे सभी पे एमसीक्यू के क्वेश्चन है। किसको प्रोवाइड की जाएगी? ब्रिटिश संसद को प्रोवाइड की जाएगी। ये बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है। और इसी प्रोविजन का हमारे राजनीतिक दलों ने खूब विरोध भी किया था। आगे बढ़े, 1895 हो गया, 1819 हो गया। 1819 के बाद दोस्तों एक इवेंट और हुआ था। आ, इसमें ना ये बीच में एक इवेंट और जोड़ना, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। 1906 1906 दादा भाई नौरोजी ना, ये भी आप ध्यान रखना कि दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने भी इसकी मांग की थी। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1906 वाला, उस अधिवेशन में इन्होंने एक स्वराज शब्द के प्रयोग के साथ ही ये बात भी रखी थी संविधान सभा की। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यदि दादा भाई नौरोजी का नाम भी आ जाए तो ये हमारे भारत शासन अधिनियम से पहले इनके द्वारा जो स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया गया था, उस प्रयोग के माध्यम से भी हमने संविधान सभा की बात की थी। देखो, जब 1919 की बात आई तो आप सबको मालूम है गांधी जी कब आ गए थे? 15 में आ गए थे। और उसके बाद गांधी जी का हस्तक्षेप भी खूब बढ़ गया था। मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा सबसे पहली बार 1922 में, 1922 में प्रत्यक्ष मांग की थी। देखो ये प्रथम जो है प्रत्यक्ष मांग, यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कि सबसे पहली बार डायरेक्ट किसने मांग की थी संविधान सभा की, तो महात्मा गांधी थे। अप्रत्यक्ष मांग सबसे पहले किसने की थी? वह की थी बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में, और स्वराज विधेयक के माध्यम से की थी। तो 1922 में गांधी जी ने प्रथम प्रत्यक्ष मांग की थी। किसकी? प्रथम प्रत्यक्ष मांग की थी अपने
संविधान सभा की, और वह दिन था आपका 5 जनवरी 1922। 5 जनवरी 1922 को गांधी के द्वारा ये कहा गया था कि भैया ये जो स्वराज है ना, स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगी। स्वराज मतलब कि खुद का राज, इसके पीछे जो बन था वो संविधान का था। गांधी जी ने बोला कि जो स्वराज है भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगी, कोई ब्रिटिश संसद के द्वारा दिया गया उपहार नहीं होगा। ये बात किसने कही थी? 1922 में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कही थी। ये स्टेटमेंट को ध्यान रखना, एग्जामिनर पूछ लेता है कई बार स्टेटमेंट भी। और ये स्टेटमेंट का रिलेशन किससे? इसी संविधान सभा से। पुनः बोलता हूं, इन्होंने क्या बोला था कि ये जो स्वराज है भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगी, कोई ब्रिटिश संसद का उपहार नहीं होगा। ये किसने बोला था? ये अपने गांधी जी ने बोला था। 1919 तक पहुंच गए। क्लियर है कि कोई उपहार नहीं होगा। इसके बाद मेरे दोस्तों 1934 में एक नाम आता है एम एन रॉय का। एम एन रॉय कौन थे? ये एक मार्क्सिस्ट थे, मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय इस मार्क्सिस्ट ने भी एक ये प्रजातांत्रिक सरकार है और इनके ऊपर खूब आंदोलन किया करते थे। तो ये जो मार्क्सिस्ट एम एन रॉय थे, इन्होंने भी संविधान सभा की मांग उठाई थी। आधिकारिक रूप से इन्होंने कहा था कि साहब हमें इसकी मांग करनी चाहिए। किसने बोला था? ये मानवेंद्र नाथ राय ने बोला था। और 1934 में जब एम एन राय ने बात बोली थी, तो 1935 का जो आईएनसी का जो अधिवेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। यदि आपसे कोई ये कहे कि आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की गई थी, तो वह वर्ष था 1935। ये क्लियर है आपको? 1935, 1934, यहां तक आपको स्पष्ट है? ठीक है। अब इसके आगे की एक बार क्रोनोलॉजी समझो। देखो, ये जब 1935 में इनकी मांग थी ना, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खूब जोर देकर कहा था कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनना चाहिए, और ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मतदान के आधार पर निर्वाचित हो। मतलब जो लोग चुन के आए भैया, जो संविधान बनाए, वो ऐसे नहीं हो कि विकास जी ने बोल दिया कि विजय तू चले जा लेजिस्लेशन में और बनाया संविधान, या संविधान सभा में तू भी चल जा, तू भी चल जा। नहीं, जिन लोगों को आप भेज रहे हो, चूंकि जनता के लिए आपको कोई ऐसा विधान बनाना है, तो जनता के द्वारा ही चुने गए लोग जाने चाहिए, और वो जाके वहां पर उन जनता के प्रतिनिधि के तौर पर विधान का निर्माण करने चाहिए। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी नेहरू जी ने। यहां तक क्लियर है? और देखो, ये जो 35 वाला वर्ष था ना, 1935 से लेके 36, 37, 38, इन चारों वर्षों में ये मांग उठती रही थी। इन चारों वर्षों में मांग उठती रही थी। और 38 तक आते आते तो ये थोड़ा सा और भी जोर पकड़ लिया था मामला। और तभी ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, तो नेहरू जी ने कहा, ये कहना जब का ये था कि साहब क्या है कि भारत जो है, हाँ, कि जो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो चुन के जाएंगे, वही क्या करेंगे? संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करेंगे। देखो, 1938 के बाद आपको एक इंसिडेंट बड़ा ध्यान होगा इतिहास का, विश्व युद्ध का। 39 में अपने विश्व युद्ध की पूरे यूरोप में और जो गतिविधि स्टार्ट हुई थी, उसका प्रभाव भारत में भी पड़ना ही था। तो देखो 1940 तक, इसकी 1940 में आपने हिस्ट्री में पढ़ा है अगस्त प्रस्ताव। जब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, तो उसमें भी आएगा, लेकिन अपन तो संविधान सभा के अंतर्गत देखते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव एक डिक्लेरेशन आया था। चूंकि ब्रिटिशर्स को हम भारतीयों का साथ चाहिए था। देखो, हमारा कोई लेना देना नहीं था विश्व युद्ध से, लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं ने बड़ी स्वीकृति दी कि साहब हमारे यहाँ के जवानों को आप ले जाओ विश्व युद्ध में और उनको खपा लो। ये बड़ी मिस्टेक थी। और हम पता नहीं किस मुगालते में थे कि साहब हमारे लोग उनके लिए लड़ेंगे, जिन्होंने हमारे यहाँ पे इतने जुल्म सितम किए हैं, उनके
लिए हम लड़े उनको जिताने के लिए, और उसके बाद वो देखो इतने दया दृष्टि रखेंगे कि हमें क्या बोल देंगे, अब आप सब आजाद हो जाइए, हम आपको आजादी प्रदान करते हैं। ये सोच ही मूर्खता वाली थी, ये सोच ही मूर्खता वाली थी। किसी ने मना नहीं किया, केवल बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने तो खूब विरोध किया था इसका। सुभाष चंद्र बोस की अभी जयंती आने वाली है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आने वाली है, तो उनके बारे में जितना हो सके अध्ययन अध्ययन करने का प्रयास करना। तो इन्होंने तो खूब विरोध किया था कि भैया ये मूर्ता मत करो, हमारे लोगों की जान जाएगी और जाना लेना देना कुछ नहीं है। हाँ, चलिए कहाँ पर थे हम, अगस्त प्रस्ताव पे। इसमें इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था, अंग्रेजों ने प्रस्ताव रखा था कि साहब हम आपकी जो संविधान बनाने की जो मांग है, इसको हम आधिकारिक रूप से स्वीकारते हैं, आधिकारिक रूप से स्वीकारते हैं, मतलब कि हाँ भाई हम लिख के देते हैं आपको, सील साइन करके, हाँ साहब आपने जो बात कही है हम उसको स्वीकार करते हैं कि साहब भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही होगा। हाँ, ये बात इन्होंने कही थी यहाँ पर। एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया था कि भैया चूसो और मौज करो, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव में क्या था, ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया कि भारत का संविधान भारतीय प्रतिनिधि के द्वारा ही बनाया जाएगा। ये कब की बात आ गई थी, अगस्त प्रस्ताव की, 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940 में भारतीयों की मांग को प्रथम बार ब्रिटिश सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। और अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो स्वीकार किया गया कि भैया भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो जो भारतीयों की प्रतिनिधि सभा होगी उन्हीं के माध्यम से ये बनेगा। उसके बाद देखो जैसे जैसे विश्व युद्ध बढ़ता गया, उसके बाद 1942 में आप सब जानते हैं क्रिप्स मिशन आया था। एक क्रिप्स मिशन आया था, सब जानते हैं 1942 में। और वो इसीलिए आया था क्रिप्स मिशन कि एक लॉलीपॉप जो देने आए थे उसमें थोड़ा सा चॉकलेट और लगा के देने आए थे कि साहब देखो लोड मत लो, चिंता मत करो, अभी युद्ध चल रहा है, अभी आप क्या करो युद्ध में हमें फुल सपोर्ट करो। जैसे युद्ध समाप्त हो जाएगा, उस युद्ध समाप्ति के बाद में भारत में एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी जो क्या करेगी, भारत के संविधान का निर्माण करेगी। है तो युद्ध में आप हमारे साथ हो, युद्ध जीतते हैं, युद्ध जीतने के बाद आपको हम बोल देंगे संविधान सभा का निर्माण करो। हाँ, क्लियर है। युद्ध उपरांत, युद्धोपरांत युद्धोपरांत संविधान सभा का निर्माण आप भारतीयों के द्वारा ही आप आराम से कर लेना। ये बात किसने कही थी, क्रिप्स मिशन ने कही थी, 1942 में क्रिप्स मिशन ने कही थी। और ये जो क्रिप्स मिशन आया था ना, वैसे तो अपने 1940 के बाद से ही पूरी तय कर लिया था कि कोई दिक्कत नहीं है साहब आप हमारे जवानों को ले जाओ, लेकिन हम पूर्ण सपोर्ट सभी पार्टी और राजनीतिक दल के लेने के लिए एक लॉलीपॉप और आई थी हमारे पास क्रिप्स मिशन के रूप में। देखो 1942 के बाद फिर जब भैया युद्ध समाप्त हो गया, तब बात उठ रही थी भैया अब क्या हो गया, अब तो युद्ध समाप्त हो गया, अब तो बनवा लो संविधान, बनवा लो भैया, हमसे ही बनवा लो। तो 1946 में एक और मिशन आया था, कैबिनेट मिशन। 1946 में ये सब हिस्टोरिक, जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे उसमें आपको ये बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन हम अभी ये जो ऐतिहासिक क्रम ले रहे हैं ये हम किस हिसाब से ले रहे हैं, ये हमारे संविधान सभा के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है उसके अनुसार ले रहे हैं। ये कैबिनेट मिशन आया था, और आप सभी जानते हैं जो कैबिनेट मिशन आया था 1942 में, 1946 में, इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे भैया। और वो 3 लोग कौन कौन थे, 3 लोग थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस,
एक स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे थे साहब अपने इसमें अलेक्जेंडर, ए वी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए वी अलेक्जेंडर, ये तीन लोग आए थे, ठीक है ना। और देखो ये जो कैबिनेट मिशन है ना, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। एक शिमला समझौता हुआ था। इस शिमला समझौते के असफल हो जाने के बाद भारत में जो पॉलिटिकल गतिरोध था, राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए ही ये जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था एटली, उसने एक एक प्रधानमंत्री मंडली, एक कैबिनेट शिष्टमंडल को भेजा था। हाँ, और ये जो घोषणा करी थी कि मैं साहब ये जो गतिरोध दूर करने के लिए हम जो शिष्टमंडल भेज रहे हैं, वो कौन सा मंडल था ये, वो यही मंडल था कैबिनेट मिशन। और ये पैथिक लॉरेंस कौन था, ये ध्यान रखना, ये भारत का सचिव था। कौन था, भारत का सचिव था। ये एग्जामिनर पूछ सकता है कहीं से भी, कौन था साहब, ये भारत का सचिव था। और ये अपने कौन थे, क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर साहब, एवी अलेक्जेंडर साहब अपने कौन थे, वहां के नौसेना के प्रमुख थे। और ये क्रिप्स कौन थे, व्यापार बोर्ड के प्रमुख थे। और आप सब जानते हैं कि जो ब्रिटिश की जो नेवल आर्मी थी ना, वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ आर्मियों में से थी। सर्वश्रेष्ठ आर्मी में से नहीं, सर्वश्रेष्ठ आर्मी ही थी उस समय में। भारत सचिव कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के वहां के अध्यक्ष थे। अलेक्जेंडर सेना प्रमुख थे। ये लोग सब भारत में आए थे। हाँ, जो राजनीतिक गतिरोध है, उस गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत में आया था। यहाँ तक बात क्लियर है। इसमें दो पॉइंट और आप ध्यान कर सकते हैं कि 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को ये भारत पहुंचा था। और इसने आने के बाद, डिस्कशन के बाद, 16 मई 1946 को अपना ये योजना जो थी इसका पब्लिकेशन किया था कि साहब ये योजना है हमारी। और कैबिनेट मिशन की जो योजना है उसको हम बाद में समझेंगे। एक बार क्या कर लेते हैं, इस क्रोनोलॉजी को देख लेते हैं, क्योंकि देखो ये कैबिनेट मिशन की योजना समझे हुए आपको ये क्लैरिटी नहीं आएगी कि जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि देसी रियासतों से इतने लोग गए, हाँ, प्रांतीय सरकारों से इतने लोग गए, ब्रिटिश के चीफ कमिश्नरशिप से इतने लोग गए। ये बाइफिकेशन क्या है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे हमारे देश को आप अभी देखते हो कि राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में हमने हमारे भारत देश को इस समय वर्तमान में बांट रखा है। ऐसे ही उस समय में भारत का किस प्रकार से बांट रखा था, प्रशासनिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से, वह भी आपको समझने के लिए एक बार ये आपको देखना पड़ेगा। तो लेकिन कुछ मूल बातें पहले उनको फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम इस विषय पर आएंगे। क्लियर है। अब देखो ये जो 1946 का कैबिनेट मिशन था ना, इसके बारे में दो तीन बातों का और ध्यान रखना। जो संविधान सभा की मांग थी, हाँ, इसके अंतर एक विलन की एंट्री हो गई थी मुस्लिम लीग की। किसकी एंट्री हो गई थी, मुस्लिम लीग की। आप सब जानते हैं हर मूवी में एक विलन होता है, तो हमारे लिए भी भैया ये विलन है। इस मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस मुस्लिम लीग ने बोला कि देखो साहब, दो स्वायत्त क्षेत्र बनाओ और इन दोनों स्वायत्त क्षेत्र के लिए अलग अलग संविधान सभा बनेगी और वह अपने क्षेत्र के लिए अलग अलग संविधान बनेंगे। मुस्लिम लीग कहती थी कि साहब एक स्वायत्त क्षेत्र बनेगा, वो तो बनेगा मुसलमानों के लिए, दूसरा क्षेत्र बनेगा आप हिंदुओं के लिए, तो आप अपना संविधान बनाओ, हम हमारा संविधान बनाएंगे। इनकी जो मांग थी ये कैबिनेट मिशन ने ठुकरा दी थी। लेकिन कैबिनेट मिशन ने एक ऐसा बीज रोप दिया, ये हर धीरे धीरे रोपते ही आए थे। इन्होंने इस मुस्लिम लीग को खूब बढ़ावा दिया था ब्रिटिशर्स ने। अब देखो ये मुस्लिम लीग की जो कौन सी बात मान ली थी, एक सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन के सिद्धांत को मान लिया था। सांप्रदायिक निर्वाचन के, जैसे कि ये अपना कोई क्षेत्र है,
एमएलए का आप चुनाव लड़ रहे हो, यहाँ पर अगर यदि मुसलमान ज़्यादा हैं तो मुसलमान ही कैंडिडेट खड़ा होगा, हाँ, उसके अलावा और कोई खड़े नहीं होंगे और वही उसको फिर चुन के भेजेंगे। मूल मातों में यही था सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन का सिद्धांत, इसको मान लिया और इससे मुस्लिम लीग काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गया था, क्योंकि उसे मालूम था कि जो हमारे मुसलमान डोमिनेटेड एरियाज हैं वहाँ पर तो भैया हमारे कैंडिडेट चुन के आएंगे, दूसरा तो आने से रहा। हाँ, चलिए अब इससे आगे बढ़, संविधान सभा का गठन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को फॉर्म करते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि भैया संविधान सभा की क्या ऐतिहासिक क्रोनोलॉजी थी, उसको हमने समझ लिया। अब संविधान सभा को जो गठन किया था उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं या इम्पोर्टेंट जितनी भी बातें हैं वो सारी देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो, लास्ट में हमने 1946 में कैबिनेट मिशन के बारे में देखा। कैबिनेट मिशन ने जो सुझाव प्रस्तुत किए थे उनके अनुसार नवंबर 1946, नवंबर 1946 में संविधान का गठन किया गया। देखो, कैबिनेट मिशन से मुझे ध्यान आया कि जो वहाँ का जो उस समय का पीएम था एटली, हाँ, एटली का बड़ा एक फेमस स्टेटमेंट है भारत के लिए। वो कहता है कि देखो, भारत को जो हमने आज़ादी दी ना, वो इसको आज़ादी हमने इसलिए नहीं दे दी कि भैया ये आंदोलन कर रहे थे या आईएनसी वाले आंदोलन कर रहे थे या देशवासी आंदोलन कर रहे थे, बोलो उसका प्रेशर था, उसका प्रेशर था, लेकिन कोई इतना बड़ा और विशाल प्रेशर नहीं था कि हम अगले 10 साल 10-5 साल और नहीं निकाल सकते थे। जब 1857 की क्रांति को हमने झेल लिया, उसके बाद के इतने सारे जो उन्होंने उपद्रव किए सब झेल लिए, तो ये क्या था, ये भी झेल जाते हैं। एक्चुअली विश्व युद्ध जो हुआ था, विश्व युद्ध का भी इतना बड़ा फैक्टर एटली नहीं मानता। एटली जो सबसे बड़ा फैक्टर मानता है भारत की आज़ादी का, वो बोलता है कि बोलो ये जो व्यक्ति था ना, सुभाष चंद्र बोस, इसको आपको बारंबार नमन करना चाहिए कि बोला इस व्यक्ति की वजह से भारत को हमने आज़ादी दी। सुभाष चंद्र बोस, इनकी जयंती आ रही, इनको पूजना, इनके बारे में हमारे अध्यापन में या हमारे अध्ययन में या हमारे स्कूल के सब्जेक्ट्स में सभी जगह इनको समाप्त करके पटक दिया इस व्यक्ति को, जबकि असली आपके इस आज़ादी का हकदार ही सुभाष चंद्र बोस है। देखो, सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, एटली कहता था कि साहब इसी व्यक्ति की वजह से क्या हुआ था कि भारत में सपोज करो आर्मी 100 है, 100% है, तो आप सब जानते हैं कि 90 और 10 का मोटा मोटा रेशो रहता था, मात्र ये 80-20 का रेशो रहता था। किसका? ये तो भारतीय सैनिक और ये आपके ब्रिटिशर्स जो हुआ करते थे, ब्रिटिश सैनिक हुआ करते थे। हम 20-30%, 20% कैसे पूरे भारत पे कब्जा कर लेते? हम कब्जा इसलिए कर पाते थे इन सैनिकों की वजह से, और इन सैनिकों को इसने पूरा कन्वर्ट कर दिया किस पर? आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी, उस आज़ाद हिंद फौज से, इन्हीं के तो सैनिक थे, यही सैनिक थे जो बाहर लड़ने गए थे विश्व युद्ध में। बोला कि इसने भारत में सभी सैनिकों को हमारे खिलाफ कर दिया था। आपको ध्यान हो, हमारी ये जो नेवल के रिवॉल्ट हुए थे ग्वादर पोर्ट पे, कराची पोर्ट पे, मुंबई पोर्ट पे, कलकत्ता पोर्ट पे, यहाँ पर जितने भी हमारे पोर्ट पर जो हमारे जवान थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया था, भयंकर म्यूटनी कर दी थी। आपको ध्यान है, मुंबई तो महीने 1.5 महीने तक तो इन्हीं के कब्जे में था, किसी की औकात नहीं थी ब्रिटिश और सैनिक के अंदर घुस जाए। ये तो भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, उन्होंने जाके उन्हें समझाया कि लोड मत लो, अपन अब किनारे पे हैं, तुम सबकी ही जरूरत थी, लोड लिए, मतलब तुम बैक में, जो मुझे ऐसा फील होता है कि उन्होंने यही कहा होगा कि अब टेंशन मत लो, तुम ऐसे ही जोर लगाए रहो, लेकिन ये है ना, कब्जा कुब्जा छोड़ दो। इनको ये मालूम रहना चाहिए कि दोबारा किया तो तुम इनकी क्या बखिया उड़ेड़ दोगे, क्या बखिया उड़ेड़ दोगे। तो उसके बाद ये शांत हुए थे जवान हमारे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो क्षमता थी, कम्युनिकेशन स्किल्स थी, उसके माध्यम से इन्होंने इस म्यूटिनी को शांत किया। मुंबई को एक तरीके से जो ये कहते हैं कि साहब खाली करवाए, कि साहब हाँ, ये जो अपने नेवल्स के जितने भी जवान हैं, ठीक है, उसको हम मुंबई को अब आज़ाद करते हैं। मतलब जो कब्जा एक तरीके से कर लिया था, उन्होंने पूरा डोमिनेशन कर लिया था, उसको उन्होंने रिलीज करवाया था। किसने कराया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था।
तो क्लियर कट ये स्टेटमेंट एटली का है, हमें बताया ही नहीं जाता। हाँ, और हमें जो आज़ादी मिली है ना, उसमें लाखों लोगों का रक्त बहा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, जब मारकाट हुई थी, जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और संप्रदाय के आधार पर बंटवारा हुआ था, उस हिसाब से तो सारे मुसलमानों को वहां चले जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने कुछ आदमी यहाँ भी छोड़ दिए। वो कहानी अलग हो जाती है। लेकिन भैया सुभाष चंद्र बोस के हम ता उम्र क्या रहेंगे, ऋणी रहेंगे। इनकी आने वाली जो जयंती है, उसमें इनके बारे में जरूर थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ना, चर्चा करना। तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया। हाँ, और इस मिशन में कुछ बातें तय हुई थी, जैसे कि संविधान सभा में ये आप सब जानते होंगे, कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 होनी थी। 389 में से 296 296 सदस्य किसके थे? आपके देसी रियासत ओ ब्रिटिश भारत के थे। किसके थे? ब्रिटिश भारत के थे। और जो शेष थे 93, ये थे देसी रियासतों से। ये सदस्य चुन के जाने थे जो हमारे लिए क्या बनाने थे? संविधान बनाने थे। पहली बात तो इसकी ये थी, देसी रियासतें मतलब प्रिंसली स्टेट। क्लियर है? अब देखो, ये जो ब्रिटिश भारत है ना, इस ब्रिटिश भारत में से जिनको हमें चुन के भेजना था, उसके लिए भी एक व्यवस्था की गई थी कि ब्रिटिश भारत से जो भी प्रतिनिधि चुन के जाएंगे, एक तरीके से उनका जनसंख्या के अनुपात में ही एक तो उनको सीटें दी जाएंगी, और उस सीटों में से भी हम क्या करेंगे, उनका जो चुनाव करेंगे वो समुदाय के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार करेंगे। हाँ, एक एक बात समझो। पहली बात, यहाँ पर सीटें कैसे आप अलोकेट करोगे? तो हमने कहा सीटें हम जनसंख्या के आधार पर अलोकेट करेंगे। दूसरी बात, ये जो सीटें तो अलोकेट कर दी हमने, और ये सीटें अलोकेट करिए, इसमें मोटा मोटा उन्होंने एक फिगर दिया था कि 10 लाख पे हम एक सीट अलोकेट करेंगे। 10 लाख पे एक सीट अलोकेट करेंगे। और एक बात का और ध्यान रखना, देखो देसी रियासतों से तो जो प्रतिनिधि चुनने थे उनका कोई चुनाव नहीं होना था। देसी रियासतों में जो रियासतों के प्रमुख हैं, उनके ही द्वारा नॉमिनेट करके प्रतिनिधि भेजे जाने थे। बात थी ब्रिटिश भारत की। और यह जो ब्रिटिश भारत है, इस ब्रिटिश प्रांतों को जो सीटें दी गई थी, और उस सीटों में भी ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश प्रांत में जो सीट्स का अलोकेशन था दोस्तों, वो इसमें वो जो वहां पर जो समुदाय थे ब्रिटिश प्रांत में, उसके आधार पर इस सीटों का बंटवारा किया जाना था। और तीन प्रमुख समुदाय में इसमें बांटा था। एक था मुस्लिम, और सिख अपने हिंदुओं में थे, लेकिन इन्होंने इसको एक बीज और बो दिया था कि भैया यहाँ पर भी अलगाव होना चाहिए हिंदुओं में। और तीसरे थे हिंदू, जिसको इन्होंने कहा सामान्य। इन तीन समुदाय के मध्य सीटों का बंटवारा किया गया था। तीन थे, एक पहला था मुस्लिम, दूसरा आपका सिख समुदाय, और तीसरे सामान्य। सामान्य में वो सभी आ गए थे जो मुस्लिम और सिख नहीं है। इसके माध्यम से इसके अंतर्गत सिख प्रांतों में सीटों को बंटवारा किया गया था। और सीटों में जो प्रतिनिधियों का चुनाव था, वह कैसे होना था? वो स्टेट असेंबली में होना था। और स्टेट असेंबली में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव की व्यवस्था के अनुसार किया जाना था। ये जो मैंने वर्ड बोला है आपसे, एकल संक्रमणीय मत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसको हम आगे समझ लेंगे। अभी इसको ऐसे देख लेना कि जो चुनाव किया जाना था प्रतिनिधियों का, वह चुनाव स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली प्रांतीय विधान सभा में एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से
आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुनाव किया जाना था। और देसी रियासतों में तो आपको ध्यान ही है, देसी रियासतों में प्रतिनिधियों का चुनाव या प्रतिनिधियों का चयन चुनाव के माध्यम से नहीं होना था, बल्कि रियासतों के प्रमुख के द्वारा किया जाना था। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर देखो, ये लोग हमारा क्या बना रहे हैं, संविधान बना रहे हैं। तो संविधान सभा में आपने देखा कि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दो प्रकार के प्रतिनिधि आपको देखने को मिलते हैं। नॉमिनेटेड अपने कौन हो गए, नॉमिनेटेड तो हो गए जो देसी रियासतों से आप नॉमिनेट करेंगे। और इलेक्टेड कौन हो गए, इलेक्टेड हो गए जो ब्रिटिश प्रांत हैं, ब्रिटिश प्रांत से जो प्रतिनिधि चुन के जाएंगे। क्लियर है? देखो, इससे ना कई बार ये बात भी उठती है कि साहब यहाँ पर जिन्होंने हमारा भाग्य तय कर रहे थे, जो हमारे देश का संविधान बना रहे थे, हाँ, वो बनाने वाले कौन थे? जिनको डायरेक्ट इलेक्टेड करके नहीं भेजा, प्रत्यक्ष रूप से चुन के नहीं भेजा। पहले तो हमने स्टेट असेंबली में से लोगों को निर्वाचित करके भेजा, मतलब जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो चुन के स्टेट असेंबली में गए थे, उनमें से हमने आगे चुन के भेजा, सीधे हमने कोई चुन के नहीं भेजा। ना ही भैया देसी रियासतों की तो बात ही छोड़ दो, वहां से तो जनता का कोई लेना देना ही नहीं था। देसी रियासतों से तो सीधे ही हमने, जो देसी रियासतों के आपके ठिकानेदार थे, जो वहां के राजा थे, उन्होंने सीधे अपने प्रतिनिधि चुन के भेज दिए थे। ये आक्षेप आता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। क्लियर है ना? अब ये जो योजना थी, ये कौन सी थी आपकी? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का जो गठन हुआ था, उसकी ये प्रमुख बातें थी। इसमें आपका एक बाइफिकेशन और बता देता हूं मैं। ये 296 वाला, ठीक है? 296 में से मेरे दोस्तों ध्यान करो, 208 तो किसको सीटें दी गई थी आपकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस को। मुस्लिम लीग 73, मुस्लिम लीग के पास कितनी थी? 73। और इसके बाद जो भी बच गए वो छोटे और निर्दलीय, जो छोटे दल और जो निर्दलीय थे, उनके पास बची हुई सीटें थी। क्लियर? ये कितनी होगी? ऑलमोस्ट 8 9 10 11 है ना, 15। ये कितने बच गए? 15 सीटें छोटे और इंडिपेंडेंट सदस्यों को मिली थी। ये उस समय का बाइफिकेशन था। और देखो, ये 93 जो सीट थी, इस 93 सीट देसी रियासतों से कोई चुन के नहीं गया था, क्योंकि जो देसी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की गई थी, उन्होंने संविधान सभा से अपने आप को अलग कर लिया था। जो शुरुआत की जो संविधान सभा बैठी थी, उसमें ये प्रिंसली स्टेट्स के 93 सीट नहीं भरी थी। ये बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखना। ये बात आपको क्लियर है? हाँ। और देखो, स्टेटमेंट में कई बार एक क्वेश्चन आता है कि जो संविधान सभा थी, उसमें क्या महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व था? क्या बिल्कुल था, पर्याप्त संख्या में महिलाएं भी थी। और इवन उस समय के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, वो सभी संविधान सभा के अंतर्गत थे, केवल दो दो व्यक्तियों को छोड़कर। और वो दो व्यक्ति कौन कौन थे? एक व्यक्ति तो थे मोहनदास करमचंद गांधी, और दूसरा था मोहम्मद अली जिन्ना। ये दो ही थे जो संविधान सभा में नहीं थे, बाकी सारे लीडर्स जो भी थे वह सभी संविधान सभा के अंतर्गत थे। क्लियर? अब देखो, हमने संविधान सभा का गठन कर लिया, अब इसकी बैठकें चालू करते हैं। एमसीक्यू के कई सारे क्वेश्चन इस बैठक वाले, मैं आपको जो एक क्रोनोलॉजी छोटी सी बताऊंगा उसमें से आते हैं, तो एक बार उनको देख लेते हैं। देखो, ये जो संविधान सभा बनी थी ना, इस संविधान सभा की स्वीकृति भी तुरंत नहीं हो गई थी। इसको भी एक बार आप ध्यान रखना। यह संविधान सभा, ध्यान रखो, ये डेट है 19 दिसंबर, सॉरी 9 दिसंबर है ना, 9 दिसंबर 1946 को
संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, फर्स्ट बैठक। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा तो तीनों की क्रोनोलॉजी भी बताऊंगा। एक ये पहली बैठक हुई थी, इस पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? 211 सदस्य उपस्थित हुए थे। 211 सदस्य क्यों उपस्थित हुए थे? जबकि हम तो क्या देखते हैं कि कुल सदस्य संख्या कितनी है? कुल संख्या हमने 379 तय की है, जिसमें 296 थे ब्रिटिश भारत के। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पहली बैठक में 211 इसीलिए उपस्थित हुए थे कि देसी रियासतों ने तो बहिष्कार कर ही दिया था। क्या? देसी रियासतों ने बहिष्कार कर ही दिया था। और जो विलन है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग उठा दी थी। हाँ, और इसी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को वैलिडेट करने के लिए इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार भी कर दिया था। इसी कारण से 211 सदस्य थे पहली बैठक में। यहां तक स्पष्ट है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी ना, तो इसमें धीरे धीरे प्रतिनिधियों को इसकी महत्व समझ में आने लगा, और धीरे धीरे प्रतिनिधि इस पे मतलब आने लग गए। और 3 जून आप सभी जानते हैं डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? 3 जून 1947, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत कर दी थी। और जैसे ही भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत करी, इसके बाद देसी रियासतों के भी अधिकांश प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हो गए थे। क्लियर है? और जो भारत का हिस्सा था, देखो दो हिस्सों में बांटा ही दिया, लेकिन जो भारत के हिस्से में मुस्लिम लीग के सदस्य थे, वे भी संविधान सभा में शामिल हो गए। बड़े श्रूड लोग थे, बड़े निकम्मे। तो 3 जून 1943 को माउंटबेटन प्लान भी कई बार आप कहते हैं। भारत विभाजन की योजना, इस भारत विभाजन की योजना के माध्यम से क्या हो गया था, उसके बाद से धीरे धीरे अन्य जितने भी प्रतिनिधि थे वो इसमें भी शामिल होने लग गए थे। चलो अब बैठक चालू करते हैं संविधान सभा की। संविधान सभा की जब भी कोई बैठक चालू होती है तो हम कहते हैं, कोई भी बैठक चालू होती है तो हम करने क्या जा रहे हैं, उसके लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव पहले बताया जाता है। तो हम भी उद्देश्य प्रस्ताव को देख लेते हैं। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, फैक्ट्स वाले भी। पहले जितनी भी बातें बताई हैं उसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो लोड मत लेना। इनिशियली हो सकता है कि आपको लगे कि सर ये इन्फॉर्मेशन क्या इतनी सारी आवश्यक है? बहुत आवश्यक है, आप विश्वास करना। तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार अपनी नींव मजबूत कर लेंगे, उसके बाद फैक्ट्स की हम फिर इमारत खड़ी कर लेंगे, उसमें आप परेशान मत होना। लेकिन आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ऐसा हुआ क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या था। वो रीजन समझ में नहीं आएगा ना, तो फिर क्या होगा, फिर भूल जाओगे। अभी आपने ये सेशन ले लिया, उसके बाद क्या होगा, एक बार दो बार रिवाइज करोगे तो आपको वो जितने भी इंसिडेंट है वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके ऊपर आप हिस्ट्री में भी इन इंसिडेंट को यूज में ले सकते हो, इकोनॉमिक्स में भी यूज में ले सकते हो, और पॉलिटी में भी यूज में ले सकते हो। तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए शुरू में अपन अच्छे से करेंगे, उसके बाद का जो उस टॉपिक से रिलेटेड के जितने भी फैक्ट्स हैं उसको फिर फटाफट अपन खींचते चलेंगे। ये भी, लेकिन इसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्जामिनर तो यहीं से सारे फैक्ट्स आजकल उठाता है। चलिए देखिए, दो डेट हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान देना, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर। 9 2 11, 11 2 13, इस पे ध्यान देना आप, ठीक है। 1946, 1946 और 1946। सबसे पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। जब भी बैठक होती है तो हम कोई ना कोई अध्यक्ष चुनते हैं, लेकिन पहली बैठक में हम क्या करते हैं, अस्थायी अध्यक्ष चुनते हैं कि साहब आप सबसे वरिष्ठ हैं, तो आप क्या करें, इसको एक बार आगे लेके चलें, फिर उसके बाद हम अध्यक्ष चुन लेंगे। तो सबसे वरिष्ठ सदस्य उस समय कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ये आपको सबको मालूम ही होगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको हमने क्या बना दिया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। और सच्चिदानंद सिन्हा जी के कहने पर ही फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी को हमने क्या बना दिया था?
उपाध्यक्ष बना दिया था। ये आप ध्यान रखना, इन्हीं के कहने पर फ्रैंक एंथोनी को हमने, इसको उपाध्यक्ष तो नहीं, इसको उपसभापति बोलेंगे हम, है ना, सॉरी, उपसभापति, इनको हमने क्या बना दिया था, उपसभापति। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर को जैसी हमने बैठक करी तो सबसे पहले बैठक में हमने एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, और इन्हीं के कहने पर हमने एक उपसभापति बनाया जिसको हम कहते हैं फ्रैंक एंथोनी। देखो, ये जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया था ना, ये भी कोई ना कोई पद्धति के अनुसार ही बनाया होगा। और किस प्रथा के अनुसार बनाया था, इसको कहते हैं फ्रेंच प्रथा के अनुसार, फ्रेंच ट्रेडिशन के अनुसार। एग्जामिनर कई बार पूछ ले तो आप बताने लायक तो हो कि ये भैया किस प्रक्रिया के तहत ये अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। फ्रेंच प्रथा के अनुसार हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया था। अब अस्थायी अध्यक्ष जी ने कार्रवाई चालू करी और उसके बाद 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को हमें अस्थायी की जगह स्थायी अध्यक्ष मिल गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये क्लियर है? तो हमें पहले कौन मिल गए थे, पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमें मिल गए थे। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमें मिले थे, इसमें भी ध्यान रखना, इसके 2 उपाध्यक्ष थे, इसमें भी 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी जी। अब एग्जामिनर ये नहीं पूछता राजेंद्र प्रसाद जी, सच्चिदानंद सिन्हा, वो अब कहाँ से पूछता है, एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमाचारी, यहां से क्वेश्चन पुटअप करता है। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। अब एक बात का और ध्यान रखना, ये जो एच.सी. मुखर्जी है ना, अगर आपसे पूछे प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष, प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन बने थे, एच.सी. मुखर्जी साहब बने थे। स्पष्ट है? 16 जुलाई के 1947, मतलब वो 1947 में इनको बनाया गया था। क्लियर है? 11 दिसंबर को तो आपको किनको चुन लिया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। क्लियर है? अब 13 दिसंबर को क्या हुआ था, 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्लियर है? अगर आपसे कोई डेट पूछी जाए उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण की, तो वो कब हुआ था, वो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को किया था। क्लियर है? और ये 13 दिसंबर को हुआ था, और इसके ठीक 9 दिन बाद, मतलब 8 दिन बाद, 8 9 10 11, हाँ 8 दिन बाद, मतलब कि 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया था। ध्यान रखना, जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को गलत करके मत आ जाना। यदि एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन दे कि उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कब हुआ था और उसमें डेट हो 13 तारीख, 22 तारीख, तो 22 दिसंबर को ठीक करके आना है हमें। क्या? 22 दिसंबर को ठीक करके आना है, 22 दिसंबर को ठीक करके आना है। भूलोगे तो नहीं इस 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को ठीक करके आना है, भूलोगे तो नहीं। अरे मेरे भैया ध्यान रखना, 22 जनवरी 1947 कब हुआ था, 22 जनवरी 1947। ये डेट मैंने कई बार बच्चों को पढ़ाई, लेकिन हर बार इसको क्या करते हैं, एग्जाम में वो गलत करके आते हैं। मतलब जो अपन टेस्ट वेस्ट लेते हैं, लास्ट टाइम आरएस में मैंने तो ये वाला प्रश्न तो मैंने हर बार ही पूछा था। इसको बोलते हैं स्ट्राइक मेमोरी याद करने के लिए। तो 22 जनवरी 1947, ध्यान रखना इस डेट को, 22 जनवरी। दिसंबर मत कराना, दिसंबर मत कराना, दिसंबर की तो ये 3 डेट आपकी एक इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपकी डेट इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाएगी कि यह जो उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे उसमें भैया 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृत कर लिया गया था। क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू?
चलो, अब इसमें कुछ बातें हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उस उद्देश्य प्रस्ताव में बेसिकली क्या क्या मुख्य बातें थी। ये मुख्य बातें आपको एक बार ध्यान में होनी चाहिए, है ना। और उसका मैं एक हैंडआउट आपको दे दूंगा, तो आप नोट्स बनाओ तो उसमें लिख लेना। अभी तो आप केवल सुन लो, सारी अच्छी अच्छी और भारी भारी बातें हैं। जैसे कि भैया, कि भारत कैसा होना चाहिए, कि इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक होना चाहिए, स्वतंत्र तथा संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित होना चाहिए। एक दूसरी बात उन्होंने बोली कि भारत को संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होनी चाहिए, ना कि और कोई ब्रिटिश या और कोई दूसरा देश होना चाहिए। कि हमें हमारी जो संप्रभुता किससे मिलनी चाहिए, भारत की जनता से मिलनी चाहिए। फिर एक उन्होंने वर्ड काम में लिया था रिपब्लिक, गणराज्य, कि भारत के समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समानता प्राप्त होनी चाहिए। यही शब्द आगे संविधान जब बना तो संविधान के विशेषताओं में आता है। ये मैं आपको हैंड आउट दे दूंगा, इसके लिए आप केवल सुन लो इन भारी भारी वर्डों को, कि क्या हुआ था, कौन कौन से स्थापित हुए थे नियम निम्नलिखित, वो मैं आपको सारे भेज दूंगा। क्लियर। और क्या बातचीत हुई थी, देखो उसमें उसमें ये भी कहा था कि भारत के नागरिकों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई संस्था बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी भी धर्म मत को मानने या न मानने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हाँ। और इसमें बोला था माइनॉरिटीज के बारे में, अल्पसंख्यकों, एससी, बैकवर्ड क्लास, इनकी हितों की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई सेफ्टी मेजर्स किए जाने चाहिए। देश की एकता को स्थापित या एकता को स्थायित्व प्रदान करने वाले अपन को इस प्रकार के आइडियल्स या मिशन या विजन लेने चाहिए। और भारत की प्राचीन सभ्यता को उसको उचित स्थान व अधिकार दिलाया जाना चाहिए। विश्व शांति, मानव कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए, योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। मोटी मोटी सारी बातें किसमें थी, आपकी उद्देश्य प्रस्ताव में थी, जो किसने प्रस्तुत किया था, नेहरू जी ने किया था। हाँ। तो उसको आप यूं भी कह सकते हैं कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ये एक तरह से उन्हीं भावनाओं और इच्छाओं का सूचक था जिनकी उपलब्धि के लिए भारत वासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। हाँ। और इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रियम्बल का आधार बना था। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना का आधार बना था उद्देश्य प्रस्ताव। जैसे कहते हैं ना कि स्टार्टिंग के किताब के एक दो पन्ने पढ़ लेते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि आगे की किताब कैसी होगी। इसी तरीके से संविधान की प्रस्तावना का आधार कौन बना था, उद्देश्य प्रस्ताव बना था। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को एक मूर्त रूप दिया था। इसी ने संविधान को एक मूर्त रूप दिया था। 1 घंटा 15 मिनट हो गया। चलो कोई नहीं, क्लियर। अब देखो, आपको बेसिक सारी समझ एक तरीके से संविधान सभा की हो गई है। अब हम क्या करेंगे, देखो दो बातें अपन को इसमें पढ़नी है आगे। एक तो कैबिनेट मिशन में आपको बताऊंगा, कैबिनेट मिशन आपको एक बार बता दूंगा, तो उसके बाद से आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। हाँ। तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, इसकी जो समितियां हैं उस समितियों को हम अच्छे से करेंगे। देखो समितियों का मैं आपको एक हैंडआउट दे दूंगा, उसको रट लेना। मैं आपके साथ वो हैंडआउट यहाँ पर डिस्कस कर लूंगा। हाँ। कैबिनेट मिशन के मैं एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपका एक आधार मजबूत हो जाएगा। क्लियर। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थोड़ा थोड़ा खाएंगे जिससे अपने अपच ना हो। हाँ। और आशा करता हूं कि आप सब जो जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उसको सेम डे रिवाइज कर लेंगे। और जैसे आज आपने इसको रिवाइज कर लिया तो फिर एक बार परसों फिर रिवाइज कर लिया। और उसमें जो परसों रिवाइज जब करना, जब पहले और दूसरे दिन का भी आपका मैटर जुड़ जाएगा तो उसको तीसरे दिन देख लेना। सैटरडे संडे अपनी ऑफ रहेगी। तो ये भी मेरी आपसे आग्रह है कि इन 2 दिनों में जितना 5 दिन का पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। और जो टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे उसमें जुड़ जाना, तो जो आपने पढ़ा है उसका भी आपका रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ जो सेक्शन वाइज जो तैयारी आपने पुरानी पहले भी कभी कहीं कर रखी हो, तो आपकी पुरानी स्मृति में आए हुए प्रश्नों का भी आपका अभ्यास हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में सुशील जी, शुभम जी, उनका आपको अच्छे से जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब बढ़िया से समझ में आ ही रहा होगा। लेकिन जो वो कह रहे हैं उसको एक बार विश्वास करके कर लेना 5-7 दिन। हाँ। उनका अनुभव आरएस की परीक्षा के लिए और आरपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएगा। हाँ। और तय मान के चलना, हम बड़ी मेहनत करेंगे आपके साथ ये आरओ के विद्यार्थियों का चयन कराने के लिए। और कोशिश करेंगे अपने जितने भी विद्यार्थी हैं उन सब का नाम आवे जब अंतिम सूची आए। चलिए, धन्यवाद, राम राम।